नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के मैक्लुस्कीगंज का पारा -2 डिग्री सेल्सियस। 13 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। 13 जनवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी रांची के मैक्लुस्कीगंज में सुबह न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे यह इलाका राज्य का सबसे ठंडा स्थान बन गया। वहीं खूंटी जिले में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के कारण सुबह और देर रात सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आए हैं। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में अचानक तेज गिरावट दर्ज की गई है। बोकारो में सबसे ज्यादा 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जबकि डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री और चाईबासा में 5.5 डिग्री की गिरावट रही। शनिवार को देवघर में विजिबिलिटी काफी कम रही है। यही वजह है कि सुबह के समय वाहनों की रफ्तार धीमी रही। फिलहाल राज्य के 4 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में जारी बर्फबारी का असर झारखंड तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 13 जनवरी से एक बार फिर पारा गिरने की संभावना है। झारखंड में दर्दनाक हादसा। खड़े ट्रक में घुस गई स्कूटी, एक परिवार से 3 की मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सुरदा में खड़े हाईवा से टकराकर बाइक सवार 2 सगे भाई और भांजा समेत 3 की मौत हो गई है। वहीं एक भाई गंभीर रूप से घायल है। घटना शुक्रवार रात 7:15 बजे यूनियन बैंक के समीप की है। घायल भाई राहुल कर्मकर को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। बताया जाता है कि घाटशिला थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी राहुल कर्मकर अपने 2 सगे भाई रोहित कर्मकर, समीर कर्मकर और भांजा राजगोप के साथ एक ही स्कूटी से दिन में ससुराल गया था। वहां से राहुल सभी के साथ रात लगभग 7:15 पर अपने घर जगन्नाथपुर लौट रहा था। तभी सुरदा यूनियन बैंक के पास खड़े सड़क किनारे पहले से खराब पड़े हाईवा के अंदर स्कूटी समेत जा घुसा। इस घटना में रोहित कर्मकर, समीर कर्मकर और राजगोप की मौके पर मौत हो गई है। वहीं भाई राहुल कर्मकर और गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। झारखंड ओडिशा सीमा पर हाथी का आतंक, 22 मौतें। चाईबासा की ओर लौटा खूनी हाथी, ट्रैंकुलाइज गन से बेहोश करने की तैयारी। झारखंड ओडिशा सीमा पर स्थित बनीसागर क्षेत्र में एक जंगली हाथी का उपद्रव जारी है। शुक्रवार को हाथी ने 3 लोगों को कुचल दिया है, जिसके बाद वह एक बार फिर झारखंड की सीमा में प्रवेश कर गया। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी को अब तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है। चाईबासा वन विभाग ने गुरुवार देर शाम हाथी को ओडिशा के जंगलों की ओर खदेड़ा है। हालांकि ओडिशा के वन कर्मियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाथी को वापस झारखंड की सीमा में ढकेल दिया है। देर रात हाथी ने पुनः चाईबासा सीमा में प्रवेश किया, जिसके बाद वन विभाग की टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं। हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी है। मझगांव प्रखंड के बेनीसागर जंगल में शुक्रवार को हाथी को देखने गए बोदरा और जेसीबी चालक प्रकाश कुमार पान को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला है। हाथी दोनों लाशों को लेकर जंगल में 10 घंटे तक गोल गोल घूमता रहा। हाथी ने प्रकाश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसी बीच दोपहर 1:30 बजे बंगाल के बांकुड़ा से पहुंची हाथियों को भगाने वाली टीम एक सदस्य सुखराम बेसरा को हाथी ने उठाकर फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल सुखराम के इलाज के दौरान उड़ीसा के करंजी अस्पताल में मौत हो गई है। घटना के बाद बंगाल टीम ने हाथी भगाने से इनकार कर दिया है। रांची में आज हॉकी का महामुकाबला, दर्शकों की हो सकेगी फ्री एंट्री। देश दुनिया के हॉकी लवर्स की निगाहें आज झारखंड की राजधानी रांची पर टिकी हैं। आज राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में वुमेन्स हीरो हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का आज महामुकाबला होगा। रांची के इस स्टेडियम में आज शाम एसएसजी पाइपर्स और रांची बंगाल टाइगर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है। 28 दिसंबर से शुरू हुई वुमेन्स हीरो हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज शाम 7:30 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसके साथ ही फाइनल मुकाबले के दौरान झारखंड सरकार के खेल मंत्री
सुदिव्य कुमार सोनू और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहेंगी। बता दें कि फाइनल जीतने वाली टीम को 1.5 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। गिरिडीह पुलिस को एंटी क्राइम चेकिंग में मिली बड़ी सफलता। चोरी की बाइक नंबर प्लेट बदल कर चला रहे थे 5 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। यह जानकारी डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने दी। डीएसपी नीरज सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान नेताजी चौक के पास सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद ने काले रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोकने का इशारा किया था। पुलिस को देखते ही दोनों युवक बाइक मोड़कर भागने लगे, लेकिन सशस्त्र बल की मदद से पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगासार निवासी रविंद्र साव और विजय साव के रूप में की गई है। उनसे बाइक के कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि राज्य में विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य 70% पूरा हो चुका है। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य प्राथमिकता पर करें। सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मैपिंग के लिए प्रशिक्षित करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैपिंग करने में सहायता प्राप्त हो पाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज शनिवार को निर्वाचन सदन में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। के रवि कुमार ने कहा कि राज्य के बाहर से आए मतदाताओं को उनके संबंधित राज्य के विगत गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग करते हुए रजिस्टर में सूची बना ले। इसके साथ ही एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेटेड सूची का डिजिटलीकरण कर ले, जिससे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के समय आसानी हो पाए। झारखंड में आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की पहल, 4.63 करोड़ से खरीदे जाएंगे उपकरण। झारखंड में आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के लिए 4.63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का उपयोग परियोजना के लिए आवश्यक हार्डवेयर उपकरणों की खरीद पर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 प्रमुख स्तंभ पुलिस, फॉरेंसिक लैब, न्यायालय, लोक अभियोजक और जेल के बीच निर्बाध एकीकरण स्थापित करना है। इस एकीकरण के माध्यम से सभी संबंधित एजेंसियां सुरक्षित तरीके से आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे राज्य और राष्ट्र के संसाधनों का सक्षम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। चतरा के पिपरवार में फायरिंग की घटना, राहुल सिंह गिरोह ने ली हमले की जिम्मेदारी। चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत राजघर रेलवे साइडिंग के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह गोलीबारी दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक कथित प्रेस विज्ञप्ति के जरिए राहुल सिंह गिरोह ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया कि राजघर रेलवे साइडिंग के समीप कल्याणपुर चौक पर ट्रांसपोर्टिंग हाईवा को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। गिरोह की ओर से जारी बयान में इस घटना के लिए मुन्ना अंसारी को जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही पिपरवार के कोयलांचल क्षेत्र में कई रेलवे साइडिंग पर कार्यरत लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि यह कार्रवाई केवल चेतावनी के तौर पर की गई है। 18 हाथियों ने उजाड़ी किसानों की मेहनत, रामगढ़ के कांकेबार में फसल किया बर्बाद, रत जगा कर खेती बचाने की मजबूरी, वन विभाग बेपरवाह। रामगढ़ के कांकेबार गांव में बीती रात किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। करीब 18 हाथियों के झुंड ने गांव के खेतों में घुसकर आलू, प्याज, लहसुन और सरसों की फसलों को पूरी तरह रौंद दिया। सुबह जब किसान खेतों की ओर पहुंचे तो हर तरफ तबाही का मंजर था। महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल चुकी थी। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के अचानक गाँव में घुसने से अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हो गए थे। फसल बर्बादी का असर सबसे ज्यादा महिला किसानों पर पड़ा है। प्रभावित महिला किसानों ने बताया कि खेती ही उनके परिवार की आय का एकमात्र साधन है। हाथियों द्वारा फसलें नष्ट किए जाने से उनके सामने भोजन, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। फुलेश्वरी देवी ने बताया कि आलू, प्याज, लहसुन और सरसों की पूरी फसल खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि खेत और घर की दूरी महज 100 मीटर है। ऐसे में हर रात डर के साए में गुजरती है। अब यहाँ रहना भी मुश्किल लगने लगा है। ग्रामीणों और किसानों ने बताया कि हाथियों के डर से उन्हें रात भर जागना पड़ता है। कई बार मशाल, ढोल और पटाखों से हाथियों को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन झुंड बड़ा होने के कारण प्रयास नाकाम रहे।
लगातार बढ़ रहे अपराध पर लगेगी लगाम। 45 पीसीआर में जीपीएस लगे। मूवमेंट पर एसएसपी व एसपी की रहेगी नजर। राजधानी में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए वरीय अधिकारियों ने पीसीआर व पेट्रोलिंग गाड़ी को एक्टिव किया है। सभी 45 पीसीआर को मूवमेंट बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वरीय अधिकारियों ने इसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की है। इसके मद्देनजर सभी 45 पीसीआर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। अब पीसीआर कहां खड़ी है, घटना की सूचना मिलने के बाद उसने कितनी देर बाद मूव किया, किस गति से गई, उसकी लोकेशन कहां है, इसकी पूरी जानकारी कंट्रोल रूम सहित पुलिस अधिकारियों को रहेगी। इसके लिए कंट्रोल रूम में एक टीम को तैनात किया गया है जो अलग अलग 3 शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं। हजारीबाग में ड्रोन से रखी जा रही अफीम की खेती पर नजर। 50 एकड़ में लगी फसल किया गया नष्ट। नशा समाज को खोखला कर देता है। इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो इस गोरख धंधा में लगे हुए हैं। अभी का मौसम अफीम की खेती के लिए सही माना जाता है। इसे देखते हुए नशे के सौदागर ग्रामीणों से अफीम की खेती करवाते हैं। हजारीबाग पुलिस ने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुलिस गुप्तचर के साथ साथ तकनीक का भी सहारा ले रही है। दरअसल जिले में ड्रोन के जरिए सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है कि वहां कहीं अफीम की खेती हो रही है तो अभियान चलाया जाता है। ऐसे ही एक बड़ा अभियान हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में चलाया गया। 2 साल के मासूम को रात में लेकर निकली मां लापता। कुआं में मिला बच्चे का शव। गुमला में चैनपुर थाना क्षेत्र के छिछवानी गांव में शुक्रवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गांव के एक खेत में स्थित कुएं से 2 वर्षीय मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिछवानी गांव की निवासी मनीता कुमारी बीती रात करीब 2 बजे अपने 2 साल के बेटे को लेकर घर से निकली थी। इसके बाद से मां बेटे दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा रात भर खोजबीन की गई लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। उसके बाद मामले की जानकारी चैनपुर थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुएं से बच्चे के शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। घटना के बाद से गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ग्रामीणों के बीच दबे स्वर में यह चर्चा है कि बच्चे की मां का पास के ही किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी कारण महिला ने आधी रात को मासूम बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद फरार हो गई। विनय चौबे ने पद की शक्तियों का दुरुपयोग किया। बेल मिली तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को बड़ा झटका देते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपी के प्रभावशाली पद को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। विनय चौबे पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हजारीबाग में पदस्थापना के दौरान सरकारी और प्रतिबंधित जमीनों के अवैध हस्तांतरण के मामले में केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी जिले में सरकार का प्रतिनिधि और रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बताते हैं कि याचिकाकर्ता बिचौलियों के जरिए इन लेन देन में गहराई से शामिल थे और विनय चौबे ने अपने पद की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया। पलामू में शराब के नशे में हथियार गुम करने वाले जवान को एसपी ने किया सस्पेंड। शराब के नशे में धुत होकर सरकारी पिस्टल गुम करने के मामले में पलामू पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने कार्रवाई की है। एसपी ने टाइगर मोबाइल के जवान बैजनाथ प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने कहा कि यह मामला किसी प्रशासनिक विफलता का नहीं बल्कि एक जवान की व्यक्तिगत लापरवाही का है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पलामू पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि हथियार का किसी भी आपराधिक घटना में उपयोग नहीं हुआ है और समय रहते उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। गौरतलब है कि सिपाही बैजनाथ यादव गुरुवार की रात करीब 12:40 पर नशे की हालत में था और इसी दौरान उसका सरकारी हथियार कहीं गिर गया। टीओपी 2 थाना के प्रभारी राकेश कुमार सिंह को जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल खोज अभियान चलाया और स्टेशन रोड स्थित नगर निगम की एक दुकान के पास से सरकारी पिस्टल सुरक्षित बरामद कर ली है। विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा पर टाटानगर से बड़ौदा घाट तक सड़क के उन्नयन के लिए 4.17 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी।
पथ प्रमंडल जमशेदपुर अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन से बड़ौदा घाट तक कुल 2.850 किलोमीटर लंबाई के पथ के उन्नयन कार्य के लिए 4,17,51,900 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की स्वीकृति पोटका विधायक संजीव सरदार के प्रयासों का परिणाम है। जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, राइडिंग क्वालिटी में होगा सुधार। यह पथ टाटानगर रेलवे स्टेशन से जमशेदपुर हाता मार्ग होते हुए घनी आबादी वाले बागबेड़ा कॉलोनी से गुजरते हुए बड़ौदा घाट को जोड़ता है। वर्तमान में यह सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस पथ के उन्नयन एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य से क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर रेस लगा रही ऑडी ने 16 को रौंदा, एक की मौत। 120 की स्पीड थी, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, गाड़ी का नहीं था इंश्योरेंस। जयपुर में शुक्रवार रात रेसिंग कर रहे एक ऑडी कार ने कहर मचा दिया। मानसरोवर के भीड़भाड़ वाले इलाके में 120 की रफ्तार से दौड़ रही ऑडी कार पहले बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, फिर सड़क किनारे लगी फूड स्टॉल्स में घुस गई। इस दौरान वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कार करीब 16 लोगों को रौंदते हुए एक पेड़ से टकरा कर रुकी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग गंभीर घायल हैं। ऑडी में ड्राइवर सहित 4 लोग बैठे थे, इनमें जयपुर पुलिस का सिपाही भी है। घटना के तुरंत बाद भीड़ ने एक कार सवार को पकड़ लिया था, जबकि एक युवक को शनिवार सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी ड्राइवर दिनेश सहित 2 लोग फरार हैं। जानकारी के अनुसार चारों लोग नशे में थे। हादसा रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित खरबाज सर्किल के पास हुआ है। गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं था। रामगढ़ जिले में जनगणना 2027 की तैयारी शुरू, जिला स्तरीय जनगणना कोषांग गठित। जिले में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी। इस चरण में हाउस लिस्टिंग, मकानों की सूची तैयार करना और आवास जनगणना का कार्य किया जाएगा, जिसे प्रशासनिक सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में संपन्न कराया जाएगा। रामगढ़ डीसी फैज अहमद मुमताज ने जनगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय जनगणना कोषांग का गठन किया है। अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि को नोडल पदाधिकारी सह जिला जनगणना पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला जनगणना कोषांग में कुल 23 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दीप्ति प्रियंका गुजूर को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी सह जनगणना कोषांग पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि जिला योजना पदाधिकारी संतोष भगत को प्रभारी पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खाते में 25 लाख, फिर भी इलाज के लिए नहीं मिला पैसा। शिक्षक की मौत के बाद बैंकिंग सिस्टम पर उठे सवाल। सोनारी निवासी झारखंड सरकार की सेवानिवृत्त शिक्षिका अंजलि बोस की मौत ने बैंकिंग सिस्टम और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाते में करीब 25 लाख रुपए जमा होने के बावजूद समय पर इलाज के लिए राशि नहीं मिल पाई और अंजलि बोस की जान चली गई। विडंबना यह रही कि जिस मदद के लिए स्वजन कई दिनों तक भटकते रहे, वही सहायता उनकी मौत के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंची। शुक्रवार के तड़के अंजलि बोस का एमजीएम अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टरों ने पहले ही बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन इलाज में सबसे बड़ी बाधा पैसा नहीं बल्कि बैंक की प्रक्रिया बन गई। सेवानिवृत्ति के समय मिली पूरी राशि अंजलि बोस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सोनारी शाखा में जमा कर रखी थी। अविवाहित होने के कारण उन्होंने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था। अस्पताल से लेकर बैंक शाखा तक चक्कर लगाए गए, लेकिन हर बार कानूनी अड़चन का हवाला देकर मदद से इनकार कर दिया गया। छोटी बहन गायत्री बोस अपनी बड़ी बहन के इलाज के लिए दर दर भटकती रही, मगर सिस्टम पसीजने को तैयार नहीं हुआ। मंत्री इरफान अंसारी ने जमशेदपुर में राशन डीलरों को बांटी ई-पॉस मशीनें, बोले अब लाभुकों को आसानी से मिलेगा राशन। बिरसा मुंडा टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में आयोजित जिला स्तरीय ई-पॉस मशीन वितरण कार्यक्रम में राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 20 जन वितरण प्रणाली संचालकों के बीच सांकेतिक रूप से ई-पॉस मशीन वितरित किया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बीडीओ, एमओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य संबंधित शामिल हुए। गौरतलब है कि सभी जन वितरण प्रणाली संचालकों को 4G ई-पॉस मशीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि राशन वितरण कार्य में तकनीक का उपयोग कर और सुगमता लाई जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले अंतर्गत कुल 1242 जन वितरण प्रणाली विक्रेता कार्यरत है, जिसमें अनुभाजन के क्षेत्रांतर्गत 427 एवं प्रखंड क्षेत्रांतर्गत 815 जन वितरण प्रणाली विक्रेता शामिल हैं।
मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नई मशीन से लाभुकों के साथ साथ जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के समय की बचत करेगा। सिमडेगा के अंबापानी घाटी में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत। ठेठाई टांगर के अंबापानी घाटी में बीते दिन सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार ठेठाई टांगर से घर लौटते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घायल को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बरपानी चट्टान टोली निवासी 52 वर्षीय सुलेमान कंडुलना के रूप में की गई है। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए वाहन चालक का पता लगाने में जुटी हुई है। बंगाल में कानून के शासन को कमजोर करने का प्रयास, बाबूलाल मरांडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और काले कारनामों के उजागर होने की आशंका में संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों द्वारा जांच एजेंसियों के कार्यों में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। मरांडी ने कोलकाता में एक निजी कंसल्टेंसी पर छापेमारी के दौरान हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का व्यवहार उनके पद की गरिमा के विपरीत था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया गया है और कानून के शासन को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। बाबूलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम, सहयोग और कानून के प्रति सम्मान की अपेक्षा होती है, न कि दबाव बनाने और जांच में अवरोध पैदा करने की राजनीति करने की होती है। जीर्ण शीर्ण सरकारी कार्यालय व आवासीय भवनों का होगा पुनर्विकास। जर्जर सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार के लिए एनबीसीसी से होगा एमओयू। एसओपी मंजूर। राज्य में जर्जर अवस्था में पहुंच चुके सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों के पुनर्विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए भवन निर्माण विभाग ने एनबीसीसी लिमिटेड के साथ एमओयू करने के लिए एसओपी को स्वीकृति दे दी है। इससे राज्य भर में पुराने और अनुपयोगी हो चुके सरकारी भवनों के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है। एसओपी के तहत भवन निर्माण विभाग झारखंड के कार्यपालक अभियंता अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत ऐसे सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों को चिन्हित करेंगे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कार्यपालक अभियंता द्वारा चिन्हित स्थलों की सूची अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी चिन्हित स्थलों की सूची एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को सौंपी जाएगी। आईएएस विनय चौबे के साले का नया व्यापारिक संबंध उजागर। विनय चौबे के सिलसिले में जारी जांच के दौरान उनके साले का नया व्यापारिक संबंध उजागर हुआ है। जांच के दौरान सरदार सुरेंद्र सिंह और श्रीपीश त्रिवेदी के बीच करीबी लेन देन का मामला पकड़ में आया है। यह नया संबंध मुकुंद अपार्टमेंट की खरीद बिक्री से संबंधित लोगों की जांच में पाया गया है। चौबे के पारिवारिक सदस्यों व करीबी रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति खरीद की जांच में मुकुंद अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट श्रीपीश त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी ने खरीदी है। इस फ्लैट का मालिकाना हक ज्योतिष एन के बेरा के पास था। बेरा ने फ्लैट बेचने के लिए सरदार सुरेंद्र सिंह को पावर ऑफ अटर्नी दिया था। रांची में दीप विकास समिति ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण। झारखंड में कड़ाके की ठंड ने गरीबों और असहाय लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों को ठंड से बचाव के लिए दीप विकास समिति ने सराहनीय पहल करते हुए राजधानी रांची के हनुमान मंदिर मेन रोड के सामने जरूरतमंद लोगों के बीच 30 कंबलों का वितरण किया है। दीप विकास समिति झारखंड में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में गरीबों और असहाय लोगों के लिए सहायता करती है। इस सामाजिक कार्य का नेतृत्व दीप विकास समिति झारखंड की वाइस प्रेसिडेंट ज्योति सोनी ने किया। कंबल मिलने के बाद जरूरतमंद लोगों ने राहत की सांस ली और चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट ज्योति सोनी ने कहा कि समाज का हर सक्षम व्यक्ति और संगठन यदि जरूरतमंदों के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करे तो गरीबों और जरूरतमंदों को कठिन समय में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। चतरा के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का बदल गया स्थान। अब इस जगह के लिए मांगी गई एनओसी। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अब इटखोरी में लगाया जाएगा। पूर्व में इस प्रोजेक्ट को सदर प्रखंड के लक्षणपुर गांव स्थित भेड़ बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र की भूखंड पर स्थापित करने की योजना थी, लेकिन झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की तकनीकी टीम ने इटखोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म की जमीन को उपयुक्त बताया है। कृषि फार्म की 10 एकड़ भूमि पर प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्लांट स्थापना के लिए जमीन की अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ के प्रबंध निर्देशक जयदेव विश्वास ने
26 सितंबर 2025 को उपायुक्त कीर्ति श्री जी को पत्र लिखकर एक एनओसी की मांग की थी। प्रबंध निर्देशक की इस मांग पर एनओसी की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। जिले में दूध उत्पादन, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल की है। रांची से छत्तीसगढ़ तक गूंजेगा जोहार। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए झारखंड के आदिवासी शेरों ने कसी कमर। झारखंड की माटी हमेशा से खेल और खिलाड़ियों के लिए उपजाऊ रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगामी 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए रांची में राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का सफल आयोजन किया गया। राजधानी के कई स्टेडियम में राज्य भर से आए हजारों आदिवासी युवाओं ने अपनी प्रतिभा, गति और जज्बे का प्रदर्शन किया है। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि उन ग्रामीण प्रतिभाओं के सपनों की उड़ान है जो अभावों के बीच पलकर राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकने को बेताब है। चयन प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से 7 खेलों हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, तैराकी, तीरंदाजी, कुश्ती और भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मोहराबाद स्थित फुटबॉल स्टेडियम में नजारा देखने लायक था, जहां लगभग 280 युवा खिलाड़ियों और 80 युवतियों ने मैदान पर पसीना बहाया। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।